नमस्कार सभी अभ्यर्थियों को। मैं अमन कुमार यादव निर्माण क्लासेज आईआईटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस चैनल के माध्यम से हम कंप्यूटर अनुदेशक के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में अध्ययन करेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, इसको कितने भागों में बांट रखा है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कितनी फास्ट है, कितनी धीमी है, किस से बनी हुई है, सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन पे है, कैसे, इनके बारे में सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करें। इससे पहले की क्लास में आपने देखा होगा हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी उसकी संरचना एवं उसके कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन किया था। अब उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है। अब कार्य प्रणाली में एक तरफ हमने इनपुट इकाई देखी, दूसरी तरफ आउटपुट इकाई देखी, बीच में हमने सीपीयू देखा जिसको सिस्टम यूनिट या सिस्टम इकाई के नाम से जान रहे थे। अब सीपीयू को भी हमने 3 भागों में बांटा था। एक सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा था हमारा मेमोरी यानी एमयू। तो पिछली क्लास में हमने सीयू या व एएलयू के बारे में पढ़ लिया है। हमारा एमयू यानी मेमोरी यूनिट बच रही थी, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, मेमोरी यूनिट या मेमोरी। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मेमोरी कहते किसे हैं। भाई हमारे मानव के हिसाब से ही कंप्यूटर बनाया गया है। मानव का मस्तिष्क के समान उसका सीपीयू माना गया है। वैसे ही मानव के दिमाग में याद करने की क्षमता को स्मृति या मेमोरी कहते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्रामों के समूह को संग्रहित यानी संग्रहित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। चाहे वह स्थायी रूप से संग्रहित हो या वो अस्थायी रूप से संग्रहित हो या स्टोर हो, उसे क्या कहते हैं? मेमोरी। अब हम बात करें मनुष्य के दिमाग में याद करने की क्षमता को स्मृति या मेमोरी कहते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा व इंफॉर्मेशन एवं प्रोग्रामों के समूह को स्थायी व अस्थायी रूप से
संग्रह या स्टोर करने की क्षमता को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी कहते हैं या मेमोरी कहलाती। भाई जैसे हमारे मनुष्य के दिमाग में याद करना या स्टोर करना या संग्रह करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्मृति या मेमोरी कहते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में कोई डेटा होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, या प्रोग्रामों के समूह होंगे। उन सभी को या तो स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से संग्रह करके या स्टोर करके रखने की क्षमता को क्या कहते हैं? मेमोरी। उसके बाद हम बात करें मेमोरी में संग्रह करने की अलग अलग स्थान व लोकेशन होती है। भाई मेमोरी में संग्रह करने के अलग अलग स्थान व लोकेशन होते हैं। मेमोरी के इन स्थानों मेमोरी के इन स्थानों की एक पहचान संख्या होती है। जिसे एड्रेस कहा जाता है। एड्रेस कहा जाता। तो कई जगह पूछ लिया जाता है कि एड्रेस किसे कहते हैं। तो एड्रेस यानी मेमोरी में अलग अलग स्थानों पर स्टोर कर सकते हैं, और जो स्टोर करने की कोई पहचान संख्या होती है उसे क्या कहेंगे? हम एड्रेस कहेंगे। तो मेमोरी का पता चला, उसके बाद हम एड्रेस की बात की। एड्रेस किसे कहते हैं। अब उसके बाद में मेमोरी को कितने भागों में बांट रखा है उसकी बात करते हैं। तो मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। तो मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग की बात करें तो मेन मेमोरी, इसे हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं।
या हम इसको आंतरिक मेमोरी भी कह सकते हैं। आंतरिक मेमोरी भी कह सकते हैं, या मुख्य मेमोरी हो गई है। तो इसी के नाम है ये, मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक भी बोल सकते हैं, जैसे प्राइमरी को हिंदी में बोलें तो प्राथमिक मेमोरी। दूसरे भाग की हम बात करें तो उसको हम कह सकते हैं द्वितीयक मेमोरी। इंग्लिश में बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी, या हम इसको बाह्य मेमोरी भी कह सकते हैं। तो ये इसी के नाम है, सेकेंडरी मेमोरी, बाह्य मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी। तो मुख्यतः तो हम दो भागों में बांट सकते हैं इसको। वैसे आपने एक और देखा होगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, अब ये कैश मेमोरी इसी प्राइमरी मेमोरी का ही भाग होता है, ये अलग से नहीं है। कई जगह आपने अलग से भी पढ़ा होगा। वैसे कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का ही कुछ भाग है। वैसे ये सीपीयू की कैश है। इससे पहले आपने एएलयू पढ़ा था, एएलयू, उसमें मैंने बताया था कि एएलयू में कुछ रजिस्टर व एक्यूमुलेटर होते हैं, वो क्षणिक समय यानी कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करते हैं। तो वो ही है कैश मेमोरी, यानी कुछ समय के लिए स्टोर करके रखना कैश मेमोरी का काम है। और ये कहाँ पे मिलती है? सीपीयू में। वैसे आंतरिक मेमोरी ही है भाई, प्राथमिक मेमोरी है। वैसे अलग से इसको नहीं कह सकते कि कैश भी तीसरा भाग है, आपने देखा होगा कई जगह। वैसे है ये इसी का भाग। मुख्यतः हम दो भाग में बांट सकते हैं। वैसे तो आप चाहो तो कैश को अलग बांट दो, एक्यूमुलेटर को अलग बांट दो, रजिस्टर को अलग बांट दो, तो आप कितने भी भाग कर सकते। वैसे मुख्यतः की बात करें तो दो है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी में। अब हम सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, या प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसी में एक आता नाम सुना होगा आपने, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी का कार्य क्या है? कैश मेमोरी का कार्य है यह सीपीयू व
मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बढ़ाने के काम आती है। यानी सीपीयू व प्राइमरी मेमोरी की स्पीड को क्या करती है, बढ़ाती है। क्योंकि आपने देखा था इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि एलयू में रजिस्टर व एक्यूमुलेटर होते हैं, उसमें कुछ समय के लिए वहाँ पे स्टोर करता है, फिर वो किसको दे देता है, रैम को। किसको देगा, रैम को। तो स्टोर करना यानी कुछ भाग उसमें बट गया, कुछ रैम में चला गया, तो इसलिए दोनों की क्या बना देता है, ये स्पीड बना देता है। तो प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है, स्पीड बनाना। उसके बाद बात करें तो यह मेमोरी फास्ट मेमोरी है। फास्ट या हम इसको बोल सकते हैं तेज मेमोरी। उसके बाद हम बात करें तो यह मेमोरी सेमी कंडक्टर मेमोरी है। यह मेमोरी कौन सी मेमोरी है, सेमी कंडक्टर मेमोरी। इसके बाद बात करें तो यह मेमोरी अस्थाई मेमोरी है। या हम इसको वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। बात करें तो यह मेमोरी सबसे महंगी मेमोरी भी होती है। तो आपको पता चला होगा कि कैश मेमोरी क्या क्या कार्य करती है। यह सीपीयू व प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बढ़ाती है। उसके बाद यह मेमोरी फास्ट है। यह मेमोरी सेमीकंडक्टर से बनी हुई मेमोरी है। उसके बाद यह मेमोरी अस्थाई या वोलेटाइल मेमोरी है। इसका कार्य क्या है, जो भी हम फर्स्ट में इनपुट करते हैं वो रैम के पास जाता है, रैम उसको सीपीयू के पास भेजती है। सीपीयू की जो मेमोरी होती है, रजिस्टर व एक्यूमुलेटर वापस रैम के पास भेजते हैं, रैम फिर इसको सेकेंडरी के पास। तो ये एक संयोजक का काम कर रही है रैम और सीपीयू के बीच में। ठीक है, तो ये है कैश मेमोरी। अब उसके बाद में मैन मेमोरी की बात करते हैं। यानी मैन मेमोरी का ही ये कुछ भाग था कैश मेमोरी का। मैन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करता हूं मैं। प्राइमरी मेमोरी उस डेटा व इंफॉर्मेशन को संग्रहित करती है या स्टोर करती है जिस पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य
कर रहा हूं। वर्तमान में कार्य कर रहा हो। तो प्राइमरी मेमोरी उसी डेटा व इंफॉर्मेशन या प्रोग्रामों के समूह को संग्रहित करता है जिसको कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि बाद में भी ये स्टोर करके रख लेगी, नहीं। स्विच ऑफ होते ही, जैसे ही हमारे कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद होगी, तो ये डेटा भी स्वतः ही हट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह उसी डेटा पर कार्य करती है जो कंप्यूटर वर्तमान में कार्य कर रहा है। जैसे हम बात करें MS वर्ड, जैसे MS वर्ड, अब हम कार्य एप्लीकेशन खोलेंगे MS वर्ड। MS वर्ड पर हम कुछ भी लिखेंगे या उससे हम कुछ पढ़ेंगे, तो वो किसका कार्य है? सर्वप्रथम वो हमारे प्राइमरी मेमोरी का ही कार्य है। प्राइमरी मेमोरी को जैसे हम इनपुट करेंगे, अब हमें MS वर्ड खोल के आना चाहिए। प्राइमरी मेमोरी कहाँ जाएगी? हमारे सेकेंडरी मेमोरी के पास। आपके पास MS वर्ड की फाइल पड़ी है, हाँ, तो वो कहेगी हाँ, तो वहाँ से उठाएगी और आउटपुट के रूप में हमें प्रदर्शित करेगी कि ये लो, आप MS वर्ड मांगा था, आपको मिल गया। तो सबसे पहले इनपुट करते ही कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी मेमोरी के पास। उसके बाद हम बात करें, यह मेमोरी मुख्य रूप से, यह मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर उपकरणों की बनी होती है। उपकरणों की बनी होती है। उपकरणों की बनी होती है जिसमें सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर से मिलकर बने हुए, जिसमें सिलिकॉन पर आधारित रजिस्टर, सिलिकॉन पर आधारित रजिस्टर से मिलकर बने हुए, से मिलकर बने हुए इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, या हम IC इंटीग्रेटेड होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं या IC होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी समझ में आई होगी कि प्राइमरी मेमोरी उस डेटा व इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है जिस पे वर्तमान में कंप्यूटर कार्य कर रहा हो। जैसे MS वर्ड की बात की हमने, तो MS वर्ड की फाइल खुलती है तो वर्तमान में उसी पर कार्य करती है प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो यह फास्ट मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी के अपेक्षा। यह सेमीकंडक्टर मेमोरी है, यानी सेमीकंडक्टर उपकरण से बनी हुई है। तो यह सेमीकंडक्टर जिसमें हम सिलिकॉन पर आधारित ट्रांजिस्टर को से मिलकर क्या बनाया है? IC यानी इंटीग्रेटेड
सर्किट होते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि प्राइमरी मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्राइमरी मेमोरी को भी दो भागों में बांटा गया। प्राइमरी मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन सा? यानी रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहले की बात करें हम रैम, और दूसरे भाग की बात करें तो रोम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रैम की, कि रैम क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे रोम की। रैम, तो रैम की फुल फॉर्म की बात करें हम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ज्यादातर एग्जामों में रैम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी को कंप्यूटर की लिखने यानी राइट व रीड यानी लिखने व पढ़ने वाली मेमोरी कहते हैं। यानी हम रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। इस रैम को हम पढ़ने व लिखने या रीड एंड राइट की मेमोरी कहते हैं। यानी इस मेमोरी में हम कोई भी प्रोग्राम को पढ़ भी सकते हैं और उसमें लिख भी सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? पढ़ भी सकते हैं और उसमें लिख भी सकते हैं। इस मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहा जाता है, इस मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम किसी भी मेमोरी सेल को सीधा एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम मेमोरी के किसी भी सेल को सीधा एक्सेस कर सकते हैं। यानी हम
मेमोरी के किसी भी सेल के एड्रेस को या सेल को हम सीधा एक्सेस कर सकते हैं, यानी रीड राइट कर सकते हैं, इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें तो इसमें रीड एंड राइट कर सकते हैं, बार बार ये परिवर्तन होती रहती है। तो यह कौन सी मेमोरी है? अस्थाई मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी। यह क्या है? अस्थाई मेमोरी, या फिर हम अस्थिर बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलें तो वोलेटाइल। तो यह कौन सी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है, या अस्थिर मेमोरी है, या अस्थाई मेमोरी है। उसके बाद में हम बात करें तो यह मेमोरी सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली मेमोरी है। यानी एग्जाम में पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी, उसमें ऑप्शन दे दे आपको रैम, रोम, कैश, सेकेंडरी, तो आपका आंसर होगा रैम। क्या होगा? रैम। यानी रैम मेमोरी सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली मेमोरी है। यह वह मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, यानी अस्थिर मेमोरी है, या अस्थाई मेमोरी। इसको रैंडम एक्सेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम किसी भी मेमोरी सेल को सीधा एक्सेस कर सकते हैं। यह मेमोरी रीड एंड राइट मेमोरी है। अब रैम को भी हमने दो भागों में बांटा है। रैम को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक डी रैम और दूसरा एस रैम। रैम की बात करें तो रैम को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। रैम को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले की हम बात करें तो डी रैम, और दूसरे की बात करें तो एस रैम। अब हम फर्स्ट में बात करते हैं डी रैम की। डी रैम किसकी बात करें? डी रैम। तो डी रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ज्यादातर एग्जामों में इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। अब डी रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो यह है डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी बार बार रिफ्रेश नहीं होती, यानी यह मेमोरी बार बार रिफ्रेश
नहीं होती है। इसे ही कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का, इसी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी का प्रमुख घटक या एलिमेंट माना गया है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, अब प्राथमिक मेमोरी का प्रमुख घटक कौन सी मेमोरी है? तो कौन सी बताओगे आप? डी रैम, यानी डायनेमिक मेमोरी। यह बार बार रिफ्रेश नहीं होती है। इसके बाद में हम बात करें एस रैम की। एस रैम एस रैम एस रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी बार बार रिफ्रेश होती है। यह मेमोरी बार बार रिफ्रेश होती है। यह मेमोरी डी रैम की तुलना में अधिक तेज होती है। तो कथन निष्कर्ष में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डी रैम की तुलना में एस रैम तेज है। यह सत्य है, असत्य है, ऐसे कुछ पूछ लेते हैं। तो यह क्या है? डी रैम की तुलना में क्या है? तेज है। यानी एस रैम तेज है, डी रैम धीमी है। इसका उपयोग सीपीयू कैश के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सीपीयू कैश के रूप में किया जाता है। सीपीयू कैश के रूप में किया जाता है। तो ये तो मुख्य दो भाग हो गए, एस रैम व डी रैम, स्टैटिक व डायनेमिक। इसके अलावा भी इनके अनेक नाम व अनेक भाग और मिल सकते हैं। इनके अलावा अन्य नाम या अन्य भाग, अन्य नाम की बात करें तो ईडी ओ रैम, ईडीओ रैम, एसडी रैम, और हम इसके बाद में बात करें DDR एसडी रैम, DDR
SD रैम। ये रैम के ही कुछ नाम हैं, जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे रैम में भी परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे चेंज आती रही। तो पहले हम ईडीओ रैम की बात करें तो एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम, यानी एक्सटेंड डेटा आउटपुट रैम। इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? एक्सटेंड डेटा आउटपुट रैम। इस मेमोरी में 256 बाइट्स इंफॉर्मेशन, 256 बाइट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में हम एचडी रैम की बात करें भाई, इसमें तो पहले तो क्या था, केवल हम 256 बाइट्स की ही इंफॉर्मेशन क्या कर सकते थे? स्टोर कर सकते थे। उसके बाद में आई एस रैम, एचडी रैम। एचडी रैम की फुल फॉर्म की बात करें तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, या हम कह सकते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी रैम चिप्स उसी क्लॉक रेट पर उपयोग करती है। इस मेमोरी में जो रैम की चिप होती है उसी क्लॉक रेट में उपयोग करती है, जिस रेट में सीपीयू करता है। सीपीयू करता है भाई, जिस रेट बिट्स रेट बाइट रेट में काम करेगी, जिस बाइट रेट में सीपीयू की कैपेसिटी होगी, वो क्या थी? एचडी रैम या सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। उसके बाद में हमने एक तीसरा नाम और देखा था और उसका नाम था डीडीआर एचडी रैम। डीडीआर एचडी रैम DDR HD रैम, DDR HD रैम। अब हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो डबल डेटा रेट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस सिंक्रोनस डायनेमिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो डबल डेटा रेट DDR। SD की आपने पहले ही पढ़ी होगी, अब भी देखी है, सिंक्रोनस डायनेमिक, और रैम की फुल फॉर्म डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। तो यह मेमोरी बहुत सारे डाटा या इंफॉर्मेशन को एक साथ रीड एंड राइट कर सकती है। रीड एंड राइट कर सकती है। यह रैम डेटा को ट्रांसफर दोनों किनारों पर करती है। यह रैम डाटा का ट्रांसफर दोनों किनारों पर करती है। दोनों किनारों पर करती है। तो DDR की बात करें तो DDR HD रैम की बात करें तो ये क्या करती है, एक साथ बहुत सारे डेटा व इंफॉर्मेशन पर रीड एंड राइट कर सकती है, और ये दोनों किनारों पर क्या करती है, कोई भी डेटा ट्रांसफर करती है। इसमें अन्य अनेक वर्जन आए, जैसे DDR1, DDR2, ऐसे अन्य वर्जन आए। जैसे जैसे इसमें विकास हुआ उस हिसाब से अन्य अनेक वर्जन आए। तो रैम हमारी कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं रोम। यानी प्राइमरी मेमोरी के भाग 2 की बात करें। प्राइमरी मेमोरी का पहला भाग था रैम। रैम को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में, एस रैम व डी रैम, डायनेमिक रैम व स्टैटिक रैम। उसके बाद में इनके अन्य विकास के साथ साथ नाम आए रैम के, DDR, SD, EDO। अब हम बात करते हैं रोम। अब रोम की फुल फॉर्म की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, केवल हम इसमें रीड कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं, राइट नहीं, लिख नहीं सकते। तो यह कंप्यूटर की रीड या पढ़ने वाली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। केवल हम रीड कर सकते हैं, यानी राइट नहीं कर सकते। तो केवल रीड कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग तो कर ही नहीं सकते, इसलिए यह मेमोरी स्थायी मेमोरी कहलाती है। भाई ये स्थायी मेमोरी, इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा। या हम इंग्लिश में बात करें तो यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉन वोलेटाइल।
रैम तो वोलेटाइल थी, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल, यानी रैम स्थाई थी, उसमें लिख भी सकते थे पढ़ भी सकते थे, यानी चेंजिंग कर रहे थे तो वो क्या थी, अस्थाई थी, यानी वोलेटाइल थी। इसमें केवल रीड कर रहे हैं तो यह स्थाई है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है एग्जामों में क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो ये कौन सी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो यह कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद हो जाने के बाद भी यह स्थायी रहती है, यानी मिटती नहीं है। यह इसमें प्रोग्राम मिटते नहीं हैं, इसमें प्रोग्राम मिटते नहीं हैं, यानी स्वयं से मिटते नहीं, यानी स्वतः मिटते नहीं है। भाई रोम एक स्थायी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि जब भी लाइट चली जाए या बिजली की आपूर्ति बंद हो जाए उसके बाद भी इसके कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन मिटता नहीं है, प्रोग्राम मिटता नहीं है। रैम में तो क्या था, जैसे ही बिजली आ रही है उस समय तक तो उसमें काम हो रहा था, सेव था, जैसे ही हमने लाइट चली गई तो उसका डेटा भी समाप्त हो जाता था, इसलिए वो क्या थी, अस्थायी मेमोरी थी। अब बात करें कि रोम को भी 3 भागों में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ रोम। तो रोम को 3 भागों में बांटा गया है। रोम को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन सा, तो पी रोम पहले की बात करें, दूसरा ईपी रोम, तीसरा भाग की बात करें तो डबल ई पी रोम। इन 3 भागों में बांटा गया है। अब हम पहले भाग की बात करते हैं पी रोम की। अब पी रोम की फुल फॉर्म की बात करें तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल एक बार लिख सकते हैं, वह बार बार पढ़ा जा सकता है। यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या है कि हम एक बार तो इसमें लिखते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जो हमारा डेवलपर होता है या आविष्कारक होता है वो एक बार लिखता है, और जो यूजर है वो उसको बार बार पढ़ सकता है या रीड कर सकता है, यानी राइट एक बार ही होगा जो भी प्रोग्राम लिखा जाएगा। उसके बाद हम बात करें ईपी रोम की। यानी सेकंड इसी के भाग की बात करें, ईपी रोम। किसकी बात कर रहे हैं हम, ईपी रोम की। तो इरेजेबल
इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल यानी हम इसमें इरेज कर सकते हैं, यानी जब हमें मिटाने की, जब हमें प्रोग्रामों को मिटाने की आवश्यकता हो तो हम प्रोग्राम को मिटा सकते हैं। प्रोग्राम को मिटा सकते हैं और नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, मिटा सकते हैं और नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। यानी जब भी हमें आवश्यकता हो तो हम इसके प्रोग्राम मिटा सकते हैं और नया प्रोग्राम डाल सकते हैं। इस मेमोरी में प्रोग्राम को मिटाने के लिए पैरा बैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं, पैरा बैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। तो यानी ईपीरोम की बात करें तो ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्राम, यानी हम इसके प्रोग्राम को आवश्यकता के अनुसार मिटा सकते हैं और उसमें नया प्रोग्राम डाल सकते। पर ये मिटा वैसे नहीं सकते कि भाई हम डिलीट कर दिया मिट गया। इसके लिए हमें पैरा बैंगनी किरणों का उपयोग करना पड़ता है। उसके बाद हम लास्ट बात करें डबल ईपीरोम। डबल ईपीरोम डबल ईपीरोम डबल ईपीरोम की फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, उसमें तो पैरा बैंगनी किरणों का उपयोग किया जा रहा था, अब इसमें विद्युत का उपयोग करके, विद्युत तरंगों का उपयोग करके मिटा सकते हैं। इस मेमोरी के प्रोग्रामों को आवश्यकता
के अनुसार मिटा सकते हैं तथा नए प्रोग्राम डाल सकते हैं, नए प्रोग्राम डाल सकते हैं, नए प्रोग्राम डाल सकते हैं। यह विद्युत तरंगों के द्वारा मिटा या डाला जाता है। यानी जो भी प्रोग्राम है विद्युत तरंगों के द्वारा मिटाए या डाले जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत तरंगों के द्वारा मिटाए जाने वाले प्रोग्राम कौन सी मेमोरी के प्रोग्राम हैं? तो डबल EPROM। पराबैंगनी किरणों के द्वारा मिटाए जाने वाले प्रोग्राम कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा EPROM। और जो एक बार ही डेवलपर के द्वारा प्रोग्राम डाले जाते हैं, बार बार पढ़े जाते हैं, वो कौन सा होगा? PROM या प्रोग्रामेबल रोम। तो ये आपकी रोम की बात हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या उसी का भाग था कैश मेमोरी। अब आपने देखा होगा सबसे ये 3 मेमोरी पड़ी हैं, तो सबसे तेज मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी आपने कैश मेमोरी पढ़ी होगी अभी। जैसे मैंने 3 पढ़ाई है कि सबसे तेज मेमोरी व सबसे छोटी मेमोरी कैश मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। अगर ऑप्शन में आए सबसे तेज मेमोरी रैम, रोम, कैश व सेकेंड, तो आपका आंसर होगा कैश मेमोरी। या ऑप्शन में आ जाए रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, तो आपका होगा रजिस्टर आंसर। क्या होगा? रजिस्टर। वैसे देखा जाए तो रजिस्टर एक्यूमुलेटर उन्हीं का नाम एक कैश के रूप में दिया जा रहा है। वैसे सबसे तेज व सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर होती है। अगर रजिस्टर का ऑप्शन में नाम ना आए तो कैश मेमोरी होती है। तो अपनी प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट है। सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक ये क्लास पहुँचे और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी हम नई क्लास डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और आप क्लास को देख पाओ। धन्यवाद। नमस्कार।